हेलो दोस्तों, रहस्य की खोज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी और उनका पूरा जीवन बलिदान और प्रेरणा की एक गाथा है और मृत्यु आज भी एक रहस्य है। तो आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अनसुने पहलुओं को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और पेशे से वह एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल कटक में हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा कक्षा 6 से रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल कटक से पूरी की। यहाँ से 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1913 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया। उन्होंने दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी में अपनी पढ़ाई शुरू की। 1916 में एक विवाद के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और 1918 में उन्होंने यहाँ से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। 1919 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा ICS की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने इंग्लैंड के फिट्जविलियम कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि अंग्रेज़ों के अधीन काम करना उनके देशभक्ति के मूल्यों के खिलाफ है और अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1921 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और देश की आज़ादी के लिए राजनीति में कदम रखा। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया। गांधी जी के प्रभाव के बावजूद उनके विचार अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। चित्तरंजन दास ने उन्हें बंगाल में कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका दिया और वे कोलकाता के नगर निगम के CEO के रूप में नियुक्त हुए। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा अधिवेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिकीकरण और स्वतंत्रता के लिए ठोस नीतियों की वकालत की। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर एक युवा और क्रांतिकारी विचारधारा का उद्योग हुआ। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थन वाले पट्टभी सीतारमैया को हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता। हालांकि गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके विचार में टकराव हुआ। गांधी जी की अहिंसा की नीति से असहमत होकर उन्होंने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर युवा और क्रांतिकारी सोच को बढ़ावा देना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक और स्वतंत्रता दृष्टिकोण अपनाया। बोस का मानना था कि केवल अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए बोस ने सशस्त्र आंदोलन का आह्वान किया, जबकि कांग्रेस वर्ता पर जोर दे रही थी। बोस चाहते थे कि कांग्रेस युवा नेतृत्व और उग्र नीतियों को अपनाए। कांग्रेस से अलग होने के बाद बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने भारत से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान जैसे देशों से सहयोग लिया। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। 1941 में
सुभाष चंद्र बोस भारत से गुप्त रूप से निकलकर जर्मनी गए। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा। 1943 में हिटलर के सुझाव से बोस जापान गए। जापान उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का विरोध कर रहा था और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि रखता था। अप्रैल 1943 में बोस जर्मनी से जापान पहुंचे। उन्होंने जापान सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। जापान ने बोस को स्वतंत्रता संग्राम में मदद का वादा किया। उन्होंने जापान में कैद ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों और स्वतंत्रता समर्थकों को संगठित किया और बोस ने इन्हें एक सेना में बदला जो भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए समर्पित थे। जापान ने आज़ाद हिंद फौज को सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और राजनीतिक सहयोग दिया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जो महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी थी। जापानी सेना और आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में भारत के उत्तर पूर्वीय भाग में अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच बनाई, लेकिन पर्याप्त संसाधनों और जापानी सेना की हार के कारण यह अभियान विफल हो गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार शुरू हो गई। बोस ने जापान से ताइवान के लिए उड़ान भरी, जहां एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई। कहा जाता है कि बोस के विमान में इंजन की खराबी के कारण दुर्घटना हुई। इस हादसे में बोस गंभीर रूप से झुलस गए और उसी दिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस आधिकारिक कहानी पर कई लोगों ने सवाल उठाया। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ताइवान में विमान हादसे का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बोस सोवियत संघ चले गए और वहां शरण ली। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि बोस का द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ से संपर्क था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक और धारणा है कि बोस वापस भारत लौट आए और गुमनामी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश में छिपकर रहे। बोस की मृत्यु की सच्चाई जानने के लिए कई आयोग बनाए गए। शहनवाज समिति 1956 इसने निष्कर्ष दिया कि बोस की मृत्यु ताइवान में विमान हादसे में हुई, लेकिन समिति के कुछ सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई। खोसला आयोग 1970 इसने भी विमान हादसे की थ्योरी को सही ठहराया, लेकिन आलोचकों का मानना था कि जांच अधूरी है। मुखर्जी आयोग 1999 से 2005 इस आयोग ने विमान हादसे की थ्योरी को खारिज कर दिया और कहा कि बोस की मृत्यु का ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि ये आयोग भी उनकी मृत्यु का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य उनकी स्मृति को आज भी जीवित रखता है। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। दशकों से ये बहस चल रही है कि क्या इन अस्थियों को भारत लाकर उनका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब आपके अंदर एक स्पष्ट लक्ष्य और अटूट साहस हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिखाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आत्मसमर्पण और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता। नेताजी का सपना एक ऐसा भारत था जो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विषयों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।